नमस्कार। देश दुनिया के इस नए कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। मैंने यह चैनल शुरू किया था मूल रूप से अपनी यात्राओं को एक साथ पिरोने के लिए। तो सवाल उठ सकता है कि आखिर अब मैं राजनीति पर कार्यक्रम क्यों शुरू कर रहा हूँ। दरअसल और यह सवाल इस समय और लाजमी है जबकि देश भर के तमाम टीवी चैनल और यूट्यूब चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही चर्चा हो रही है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, बाकी और 4 राज्यों में भी होना है, लेकिन जो सुर्खियां बंगाल बटोर रहा है बाकी राज्यों की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। और जितने टीवी चैनलों यूट्यूब चैनलों पर भी जो चर्चाएं हो रही है वो बहुत भ्रामक हैं। सब मैंने पाया कि पश्चिम बंगाल या कलकत्ता से ऐसे गिने चुने ही चैनल हैं जहां कुछ ढंग की चर्चा हो रही है, बाकी दूर से बैठ के देख के कई बार सही तस्वीर सामने नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न युद्ध स्थल से ही रिपोर्ट करूं। युद्ध स्थल सुन के थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं तो आप पाएंगे कि यह राजनीति का युद्ध ही बन चुका है। इस बार का चुनाव एक और 10 साल से राज करने वाली ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस है, तो दूसरी ओर इस बार सत्ता पर काबिज होने की होड़ में लगी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और बीजेपी के तमाम नेता और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा करते रहे हैं कि इस बार यहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। यहाँ 294 सीटें हैं, तो यहाँ काफ़ी कुछ है। और जहाँ तक दूर से जो चैनल चल रहे हैं दिल्ली और दूसरे शहरों से, तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। यह सही है कि चांद पर जाने के बाद ही चांद पर लिखना ज़रूरी नहीं है, या इसे थोड़ा घुमा कर कहें तो चांद पर देखने के लिए चांद पर जाना ज़रूरी नहीं है। फिर भी यहाँ रह के जो अनुभव और अंडर करंट जो महसूस किया जा सकता है वो मुझे लगता है कि दूर दराज के शहरों में वैसी भावना पैदा नहीं होगी। और चूँकि मैं लंबे अरसे तक इसी इलाके में प्रिंट मीडिया में अखबारों में रहा हूँ, मुख्यधारा के अखबारों में, तो अखबार में जो लोग काम कर चुके हैं जानते हैं कि मौके पर जाके रिपोर्टिंग करने का कितना अपना अलग ही आनंद होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से दाएं बाएं छोड़कर जो वस्तु स्थिति है उस पर अपनी बेबाक टिप्पणियाँ करूं। और यह कहना तो मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कई बार फेल हो चुके हैं। तो मेरा काम और ख़ासकर पत्रकार का काम ये नहीं है कि कौन पार्टी जीते कौन पार्टी हारे, ये बताना उसका काम नहीं है। उसका काम है दोनों पक्ष की चीज़ों को, आम लोगों की भावनाओं को सबके सामने रखना। ये तो जीत हार तो तय करती है जनता, और जनता का मन समझना बहुत कठिन है और आखिरी मौके पर बदल जाता है। तो इस बार यह सही है कि चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन बंगाल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। और बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखें, चुनावी इतिहास को, तो महज इससे पहले 2 बार ऐसी सुर्खियां बटोरा है यहाँ विधानसभा चुनाव ने। पहली बार तो 1977 में जब कांग्रेस को पराजित कर लेफ्ट फ्रंट यहाँ सत्ता में आई थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उस दौर में न टेलीविज़न थे और सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों के बारे में तो तब किसी ने सोचा ही नहीं था। रेडियो था और अखबार थे। उसके बाद वर्ष 2011 भी एक बदलाव का साल रहा, जब ममता बनर्जी ने जो 12-13 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई थी, तो नंदीग्राम और सिंगूर के ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों के रथ पे सवार होकर वो सत्ता में आई और वाम मोर्चा की 34 साल की सत्ता को उन्होंने ख़त्म किया। तो तब भी सोशल मीडिया धीरे धीरे उभर रहा था। हाँ, टेलीविज़न चैनल हो गए थे, लेकिन तब चैनलों में या कहें कि मीडिया में ऐसा बंटवारा और ऐसे खेमाबंदी ऐसी नहीं थी कि फला अमुक मीडिया है, फला तमुक मीडिया है, फला अमुक पार्टी का प्रवक्ता है। ऐसी चीज़ें तब तक अभी नहीं आई थी। लेकिन अब हालत एकदम बदल गई है, तस्वीर एकदम बदल गई है। मैं 1985-86 से ही बंगाल के चुनावों को कवर करते रहा हूँ, पूर्वोत्तर के चुनावों को कवर करते रहा हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना इस मौके पर, जब एक काफ़ी तनातनी और युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, तो इस पे क्यों ना एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू करूं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। और इसमें मैं आपको बताऊंगा
हर पार्टी की ताकत, कमजोरियाँ, चुनौतियाँ, वो कलकत्ता से लेके दार्जिलिंग तक। तो यही मैंने सोचा कि अब ये शुरू की जाओ। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने बदलाव का नारा दिया था और कामयाब रही थी। अब उसी राह पे चलते हुए बीजेपी भी एक बार बदलाव का नारा देकर और टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है। क्या टीएमसी इन चुनौतियों से पार पाकर जीत की हैट्रिक बना पाएगी, या फिर बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह बंगाल में भी बदलाव करते हुए सत्ता में आएगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाले महीनों में मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि बंगाल में बदलाव की बयार चल रही है और लोग ममता बनर्जी की सरकार से खफा हैं, नाराज़ हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी सरकार का दावा है कि यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और ममता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, बांग्ला राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। उन्होंने यहाँ की विभूतियों, परंपराओं और संस्कारों को अपना मुख्य हथियार बनाया है। हालांकि उन्होंने रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं भी ली हैं, लेकिन ये दोधारी तलवार की तरह है। प्रशांत किशोर से कई, खासकर पुराने नेताओं में नाराज़गी है, कई लोगों ने पार्टी छोड़ी है। बीते दिनों शुभेंदु अधिकारी, जो काफ़ी ताकतवर नेता माने जाते हैं मेदिनीपुर इलाके के, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उसे एक झटका माना गया। हालांकि टीएमसी का कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जाना चाहे जा सकता है, शुभेंदु के जाने से कोई खास असर नहीं होगा। उसका कहना है कि जो लोग समझ गए हैं कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इसे तृणमूल में बढ़ती बगावत का सबूत बता रही है। उसका कहना है कि तृणमूल में नाराज़गी लगातार बढ़ रही है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, कई विधायक, सांसद तक पार्टी छोड़ रहे हैं। सौमित्र खां की पत्नी हालांकि नाराज़ थी बीजेपी से, तो उन्होंने टीएमसी में वापसी कर ली है, सुजाता मंडल ने। तो कई तरह की चुनौतियां हैं। इस बार टक्कर तो मजबूत मानी जा रही है। टीएमसी भी अंदर खाने मानती है कि इस बार चुनौती मजबूत है। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस हैं, जिन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए एक बार फिर हाथ मिलाया है। हालांकि पहले भी हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं था। बीते साल लोकसभा चुनाव में तो लेफ्ट का पत्ता ही साफ हो गया था और कांग्रेस भी 6 से घटकर 2 सीटों पर आ गई थी। लेकिन इस बार उनका दावा है कि एकमात्र वही टीएमसी और बीजेपी का विकल्प बन सकता है, यह गठजोड़ ही। और उसके नेता ज़ोर शोर से यह दावे करने में लगे हैं और दोनों से समान दूरी बरतने जैसी बातें कह रहे हैं। दूसरी ओर अब यहाँ मुस्लिम वोटों पर निगाह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। वो भी पिछले हफ्ते आकर दौरा कर चुके हैं और यहाँ फुरफुरा शरीफ जाके वहाँ के एक बड़े नेता से मुलाकात कर चुके हैं, उनके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी की ताकत रही है यहाँ वो वोट बैंक जो अल्पसंख्यकों का है, अब जो करीब 30% है, और कई ज़िलों में तो काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में 61% से ज़्यादा मुसलमान हैं, मालदा में करीब 60% हैं। तो उसमें अगर ओवैसी कुछ सेंध लगाते हैं बिहार की कामयाबी की तरह, तो ममता के लिए मुश्किलें हो सकती है। लेकिन ममता का कहना है, उनकी पार्टी के नेताओं का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा बिहार जैसा, क्योंकि बिहार में उर्दू भाषी मुसलमान थे, यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, तो ओवैसी खास फर्क नहीं डाल पाएंगे। लेकिन डरे हुए तो हैं, क्योंकि ममता बीजेपी पर आरोप लगाती है। उन्होंने ओवैसी या उनकी पार्टी का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन आरोप लगाया है कि बीजेपी हैदराबाद की एक पार्टी को यहाँ ला रही है ताकि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई जा सके। तो ये तमाम चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जेपी नड्डा के काफ़िले पे हमला हुआ पिछले महीने, फिर अमित शाह आए, शांति निकेतन का दौरा किया, फिर अब अमित शाह आने वाले हैं, जेपी नड्डा आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। तो अब नए साल में राजनीति लगातार गरमाने के आसार नज़र आ रहे हैं और सबकी निगाहें लगी हुई है इस बार बंगाल के चुनाव पे कि क्या ममता अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ भी भगवा झंडा फहराएगी। तो इसके लिए हमें कुछ महीनों का इंतज़ार करना होगा। मैं आगे की कड़ियों में हर पार्टी की अलग अलग ताकत कमजोरियों के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा मुद्दों के बारे में बताऊंगा, आम लोगों से भी
बातचीत करूँगा। ये सब चीज़ें आएगी धीरे धीरे। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा। वैकल्पिक पत्रकारिता है इसमें, तो ऐसी पत्रकारिता और जिसमें आपको खरी खरी बातें मिलेगी, खरी खरी, न किसी पार्टी का पक्ष होगा और न किसी पार्टी का विरोध होगा। जो सच है वही देखने को मिलेगा। धन्यवाद।